Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am your physics teacher. My name is Rajdeep and today we are going to start BSc first year book and first unit whose name is frame of reference यानी कि निर्देश तंत्र। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके BSc फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एवरी ईयर आपके 3 दिन पेपर होंगे और ये पेपर 45 मार्क्स के होंगे और 65 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होएगा। यानी इनका टोटल करें तो 200 मार्क्स का आपका पर ईयर पर सब्जेक्ट पेपर होएगा। यानी फिजिक्स के मार्क्स आपके 200 है, इसी तरह सेम अदर सब्जेक्ट के 200 होंगे और 200 में से ये जो अपने चैप्टर है ये 45 मार्क्स का है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट हुज नेम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। तो ये क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी के सापेक्ष हम देखते हैं, किसके सापेक्ष देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, हम किसके सापेक्ष देखते हैं यानी किसके रिस्पेक्ट हम उसको वॉच करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसका आंसर ढूंढोगे तो यही आपका क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं इस टाइम आपके सामने स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, आप कह सकते हो मैं स्टेशनरी हूँ, मैं हिल नहीं रहा, इधर से इधर नहीं हो रहा, मैं खड़ा हूँ इस टाइम। आप मुझे कहोगे कि सर आप तो खड़े हो, आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आप स्टेशनरी पोजीशन में हो, आप स्थिर हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं मोशन में हूँ, मैं गति कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? भले ही मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, बट अर्थ जो है ना अपनी धरती है वो तो घूम रही है, वो तो चल रही है। तो वो किसके सापेक्ष मूव कर रही है, रोटेट कर रही है? वो कर रही है सन के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सन या सूर्य के सापेक्ष हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्पिन किसके रिस्पेक्ट कर रहा है? अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट कर रहा है वो। तो जब अर्थ में इतने मोशन हो रहे हैं तो मैं कैसे स्टेशनरी हो सकता हूँ? मैं भी तो मोशन में ही हूँ। तो फर्क कहाँ आता है? रेफरेंस के ऊपर। अगर रेफरेंस आप अर्थ को लेके चलते हो तो मैं खड़ा हूँ, मैं स्टेशनरी हूँ। लेकिन अगर आप रेफरेंस सन को लेके चलते हो या मून को लेके चलते हो, यानी आप मून से देखोगे या सन से देखोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, आई नो वेरी वेल, बट उसके रिस्पेक्ट मैं मोशन में हूँ। तो यहाँ डिपेंड करता है कि अपना रेफरेंस क्या है, और वही रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसके सापेक्ष आप उसको देखते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बस ये क्वेश्चन है कि हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं। अगर आप इसका आंसर ढूंढोगे तो ही आपका क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आप 8th क्लास या 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। आपको ध्यान होगा आप क्या करते थे, आप ऐसे एक्सिस बनाते थे, एक्स वाई, और कोई भी पॉइंट पी होता था, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप क्या लेते थे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यही लेते थे आप। तो ये हमारा सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे और भी आएंगे, पोलर सिस्टम आएगा जो कि हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो इसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। इनमें फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सिंपल बता देता हूँ। फ़र्क ये होगा, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या आ जाए? के आ जाए, ठीक है ना। या आपने राइट हैंड रूल लग जाए कि जो फिंगर्स हैं, ठीक है ना, वो एक्स से वाई की तरफ मूव हो रही है। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर हमारी फिंगर एक्स टू वाई मूव हो रही है तो थंब किसको शो करेगा? जेड एक्सिस को। ये जेड एक्सिस इस तरफ नहीं है, ये अपवर्ड है, आपकी तरफ है। तो ये राइट हैंड रूल मेरा अप्लाई हो रहा है। तो अगर मेरा राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो निर्देश तंत्र क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए, अगर आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाए? माइनस के, तो ये होता है लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड, अदर कुछ कंट्रीज लेफ्ट हैंडेड फॉलो करती हैं, कुछ कंट्री राइट हैंडेड फॉलो करती हैं।
हम इंडियन लोग हैं ना राइट हैंडेड को फॉलो करते हैं। आपको ध्यान होगा आपकी 12th में जितनी भी बुक्स थी या 11th में जितनी बुक्स थी उसमें जो भी हम 3D में कोऑर्डिनेट लेते थे, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते थे, यहाँ पे वाई एक्सिस लेते थे, यहाँ पे जेड एक्सिस लेते थे। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे कुछ इमेजेस देखोगे, टॉपिक सर्च करोगे तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा डायग्राम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ओके, या फिर वो ऐसा ले लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपके रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट साइन के आएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स फाइंड करोगे तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा, ओके। तो जैसे आपको पता ही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये 10th क्लास के टॉपिक है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, उसके जो रिजल्ट अपने पढ़ चुके हैं ना, उसमें अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले लेंगे ना तो साइन ही बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, उसका इक्वेशन में एक माइनस आ जाएगा। तो आपको बस एक ही रेफरेंस ध्यान रखना है जो कि हम इंडियन यूज़ करते हैं, वो है राइट हैंडेड। इसके बाद देखते हैं कण की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल या एलिमेंट जो भी है। तो कण की स्थिति को दिखाने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स वाई पे, लेकिन ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम था, कार्तिक तंत्र था। लेकिन आपने 12th क्लास में एक और सिस्टम पढ़ा था, वो था वेक्टर। वेक्टर से भी हम क्या शो कर सकते हैं, पोजीशन शो कर सकते हैं, स्थिति शो कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि इस टाइप के कुछ डायग्राम थे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू क्या है 2i प्लस जे प्लस 3ka। तो यहाँ पे इन टर्म्स का मीन्स क्या है, वन बाय वन देखते हैं। i j k ये तो आपके होते हैं यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इकाई सदिश। किसके इकाई सदिश? एक्सिस के, यानी कि अक्षांशों के। यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या है, आई कैप है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास होता है के कैप। अब ये जो 2 1 3 लिखे हैं ये क्या है, ये हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशो, यानी दिक् अनुपात। जैसे एक्स एक्सिस पे हमारा ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 1 2। वाई एक्सिस पे हमारे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 1। जेड एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि 1 2 3। तो ये पॉइंट एक्चुअल में क्या होएगा, एक्स पे 2 स्टेप मूव होना है, वाई पे 1 स्टेप मूव होना है, और जेड पे 3 स्टेप, यानी कि 1 2 3। आपकी तरफ में 3 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ कहीं होगा इधर, ठीक है ना। रफली आइडिया बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास होता है वेक्टर होता है, जिससे हम वेक्टर पोजीशन लगा के पोजीशन शो कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल की। तो पोजीशन दिखाने के लिए हम या तो वेक्टर फॉर्म लेंगे या कार्टेशियन फॉर्म लेंगे। वेक्टर फॉर्म में इस तरह राइट करना है, और इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में राइट करना होता तो कैसे करते हैं, तो कार्तिक रूप में इसको 2 1 3 से दिखाए जाते हैं। यानी एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 3 है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्स वाई जेड को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है कि वो वाई जेड प्लेन से कितना दूर है। तो यहाँ इसी डायग्राम में शो कर देता हूँ मैं आपको। ये हमारा वाई जेड प्लेन है, ओके। ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 ये शो करता है कि इस वाई जेड प्लेन से ये जो पॉइंट है ये 2 की डिस्टेंस पे है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन ऑफ वाई जेड होएगा। वाई की वैल्यू क्या होएगी, एक्स जेड प्लेन से दूरी होएगी, और जेड की वैल्यू क्या होएगी, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस होएगी। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, गतिशील कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। अभी तो पार्टिकल हमने स्टेशनरी मारा था, अब गतिशील कण की बात करते हैं। तो पहले इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ डायग्राम बना रखा है मैंने कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड है। कोई पॉइंट है जो पहला कहाँ पर था, P1 पोजीशन पे था। थोड़ी देर बाद वो P2 पे आ गया, और P1 पे उसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है,
और P2 पे उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया तो इस डायरेक्शन में जो हमें वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 मिलेगा। अगर आपको ये लिखना नहीं आता, राइट करना नहीं आता, तो आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि सबसे सिंपल ट्रिक तो इसकी यही है कि आप इसको नेम दे दो, जैसे O P1 P2। ओके, तो ये ट्रायंगल्स लॉ लगा दो इसमें कि पहले हम O से P1 पे गए, फिर P1 से P2 पे गए, फिर P2 से P3 पे गए, और इन सब का सम क्या होता है, 0 होता है। अगर आप कंप्लीट राउंड लेके, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक राउंड लेकर आ जाते हो, चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर आगे जो भी शेप आएंगी, पॉलीगन हो, बहुभुज हो, तो उसमें ये रूल अप्लाई कर सकते हो आप पूरा एक साइक्लिक राउंड लेकर आओगे ना, तो उन सब का सम क्या होएगा, 0 होएगा। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। OP1 की वैल्यू क्या है, R1 है। P1 P2 अपने को फाइंड करना है, और P2 P3, P2 से सॉरी P2O, P2 से O पर आ रहे हैं अपने, तो देखो डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, तो इसलिए यहाँ पे मुझे R2 नहीं लेना, माइनस R2 लेना है। तो दिस इंप्लाइज P1 P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर। एक तरीका तो ये है। दूसरा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप O से P1 पे जा रहे हो, P1 से P2 पे जा रहे हो, और P2 से O पे जा रहे हो। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा राइट करना पड़ेगा कि जो सेम डायरेक्शन में वाले वेक्टर को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्शन सेम है, R1 कैंसिल होना चाहिए। R1 कैंसिल तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस R1। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में हो, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप सेम डायरेक्शन में हो तो इस पर ऐसा वेक्टर राइट करो जो कैंसिल कर दे सेम डायरेक्शन को। तो R1 को कौन कैंसिल कर सकता है, माइनस R1। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 तो लिखोगे माइनस का, और दूसरा जो वेक्टर लिखोगे वो प्लस का लिखोगे। तो R2 माइनस R1 यहाँ पे राइट करना है। तो ये हमारे पास आगे क्या डायरेक्शन आ गई, किसकी आ गई, मूविंग पार्टिकल की, यानी कि गतिशील कण की स्थिति आ गई। अब ये तो है कण की स्थिति, कौन से कण की स्थिति, गतिशील कण की, यानी मोशन पार्टिकल की। अब उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, उसका वेग क्या होएगा। वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्टेंस ओवर टाइम से, या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यहाँ पे, विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला आप लोगों ने, R2 माइनस R1 निकाला है, और टाइम डिफरेंस कितना आएगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टाइम T1 था और यहाँ पे टाइम T2 है, और दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल आर वेक्टर ओवर डेल टी वेक्टर में क्या रिजल्ट देगा, वेलोसिटी का देगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ वो देखो कि v वेक्टर किसके इक्वल लिख रखा है, डी आर ओवर डी टी के। अगर यहाँ पे डेल टी को अपने मान लें कि टेंस टू 0 है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तब तो आपको डेल टी राइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिफरेंस अगर बहुत ही स्मॉल है या टेंस टू 0 है, यानी 0 के आसपास है, तब हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में राइट करते हैं, डी आर ओवर डी टी राइट करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है व्हेन डेल टी टेंस टू 0। ये तो था वेलोसिटी यानी कि वेग। अब हम निकालते हैं त्वरण यानी कि एसिलरेशन। एसिलरेशन कैसे निकालेंगे, हम v2 माइनस वी1 को किससे डिवाइड करेंगे, t2 माइनस टी1 से। तो ये डेल v वेक्टर ओवर डेल टी क्या आ जाएगा, एसिलरेशन आ जाएगा। अगर डेल टी टेंस टू 0 है, यानी डेल टी इज़ वेरी 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 स्मॉल, तो यहाँ पर इसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डी आर ओवर डी टी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डी वी ओवर डी टी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर आप v की वैल्यू ऊपर से पिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी। ओके, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने 10th में 12th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, आपको पता ही है कि पोजीशन का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या देता है आपने को, वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपको क्या देता है, एसिलरेशन देता है। तो ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, बट ये वेक्टर फॉर्म में है।
अब हम देखते हैं जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए या उनको गेन करने के लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। हालांकि आपके सिलेबस में इसका अगला टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, बट वो तभी समझ आएगा जब आप इसको थोड़ा सा देख लोगे। तो इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं क्या है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं, यानी कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जड़त्व में ये मत समझना कि जो जड़त्व है यानी जो रुका हुआ है, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो जड़त्व का सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी इसमें त्वरण नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है आपको। जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें नो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं होना चाहिए उसमें, या त्वरण इसका जीरो होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे दो तरीके से हो सकता है। या तो मान लो ये पहला फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, या तो दोनों के दोनों रुके हुए हों, स्टेशनरी हों, इनमें कोई मोशन नहीं होना चाहिए। या फिर अपने ये भी सोच सकते हैं कि ये पहला फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, इस फ्रेम की कोई ना कोई वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म है, यानी कि ये नियत है। तो भी हम इसको क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनिशियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है। ये नहीं है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी तेज हो गया कभी धीरे हो गया। अगर ये नियत वेग से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तब भी हम इसको जड़त्व बोलते हैं या इनिशियल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेम जो या तो रुका हुआ हो या फिर आपस में रिस्पेक्टेड उनकी क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर मान लो ये चल रहा है और ये भी चल रहा है और दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, इनिशियल फ्रेम बोलेंगे। अब देखते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होएगा, अब थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, इनर्शियल, ये टी नहीं आएगा। ओके, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जब कण में क्या हो, त्वरण हो यानी कि एक्सीलरेशन हो। एक्सीलरेशन यानी कि उसमें या तो फोर्स जीरो हो या फोर्स जीरो के इक्वल ना हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने राइट कर रखी है कि फोर्स जीरो के इक्वल है, बट यहाँ पे दोनों चीज़ राइट कर रखी है। फोर्स जीरो के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो ये तो मान लिया कि एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब फोर्स तो डेफिनेटली जीरो होएगी, क्योंकि एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। बट यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, तो फोर्स को मैंने यहाँ पे जीरो कैसे राइट कर दिया। तो इसका रीज़न ये हो सकता है, आप ये सोचो कि एक मोशन हम ये सोच सकते हैं कि रोटेशन का मोशन है या घूम रहा है। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो इस तरफ मूव हो रहा है और इसकी स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी ये नियत वेग से चल रहा है। इसकी स्पीड हमने क्या मानी है, फिक्स मानी है। तो क्या इसकी वेलोसिटी, मैं अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, इसकी स्पीड मैंने क्या बोलती, फिक्स है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है तो ये फिक्स हुआ पड़ा है। तो क्या इसकी वेलोसिटी फिक्स है या इसका वेग फिक्स है, नहीं है वेग, क्योंकि वेग में क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन बदल रही है बार बार। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डाउन साइड होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन राइट साइड होगी। तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, उसका वेग बदल रहा है। वेग अगर बदल रहा है तो इट मीन्स उसमें एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन है तो उसमें क्या कह सकते हैं, फोर्स जीरो के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि एक्सीलरेशन जीरो के इक्वल नहीं है, एक्सीलरेशन इसका चेंज हो रहा है। ओके, तो एक्सीलरेशन इसमें कुछ है, तो इट मीन्स यहाँ फोर्स तो जीरो है ना, फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई। ये पार्टिकल कांस्टेंट वेग से कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बट यहाँ फोर्स नहीं है। तो इसका फोर्स जीरो होने पर भी एक्सीलरेशन हम कुछ मान रहे हैं, तो इसका एग्जांपल ये है। हाँ, अगर फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है तो आपको पता ही है, जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई धक्का देता है, मेरे को कोई फोर्स देता है, तो मेरी स्पीड तो बदलेगी, मेरी वेलोसिटी चेंज होएगी, कभी ज़्यादा होएगी कभी तेज़ होएगी।
तो यहाँ पे फोर्स अगर है तो एसिलेशन तो ऑब्वियसली होएगा ही होगा, बट फोर्स अगर जीरो है तो उस केस में एसिलेशन तभी हो सकता है जब उसका मोशन क्या हो, रोटेशन में हो, यानी रिवॉल्व मोशन हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक निर्देशांक रूपांतरण यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो निर्देशांक रूपांतरण है या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो उससे रिलेटेड है ये। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नो मोशन। नो मोशन में सिंपल सा मीन है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे, एक तो एस है और एक एस डैश है। एस हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश हमारा ये रेड कलर का मैंने दिखा रखा है सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं। उस केस में हम जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इसको बड़े इजी तरीके से समझते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे ये जो ओ और ओ डैश है ना, ये समझ लो दो बंदे खड़े हैं, दो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले ब्लू वाले की बात करते हैं। ब्लू वाला कहता है कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है, जबकि रेड वाला जो बंदा खड़ा है यहाँ पे या पर्सन खड़ा है वो कहता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश कोमा वाई डैश है। ठीक है, यहाँ पे दो फ्रेम है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होएगा, एक्स का एक्स डैश से क्या रिलेशन है, वाई का वाई डैश से क्या रिलेशन है। तो ये क्या होता है, ये होता है निर्देशांक रूपांतरण यानी कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो ये बताता है कि यहाँ पे कोई घटना है, उसका पहले वाले तंत्र द्वारा लिया गया प्रेक्षण और दूसरे वाले तंत्र द्वारा लिया गया प्रेक्षण के बीच में क्या संबंध होएगा। इन सिंपल कि x का x डैश से क्या संबंध होएगा, y का y डैश से क्या संबंध होएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक पर्सन थोड़ा इधर खड़ा है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों कैमरे देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कैमरे का कोऑर्डिनेट x, y है, वो कहता है कि कैमरे का कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश है, ठीक है ना। मैं उसको कहता हूँ कि मैं जो कैमरा देख रहा हूँ ना उसका कोऑर्डिनेट है 2,5। तो क्या ये पर्सन जो साथ वाला खड़ा है क्या ये भी इसको 2,5 बोलेगा? नहीं, वो तो कहेगा मेरे से दूर है कैमरा, वो इसको बढ़ाकर कुछ बोलेगा। लेकिन अगर मैं उसका कहूँ कि तू नहीं भाई तू एग्जैक्ट वैल्यू बता इसकी क्या है, तेरे अकॉर्डिंग क्या कोऑर्डिनेट है, एग्जैक्ट वैल्यू बता, तो पहले वो मुझसे ये पूछेगा कि अपने बीच की डिस्टेंस कितनी है। मैं उसको कहता हूँ अपने बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 है, हम दोनों चलो 6 मान लेते हैं। सिक्स है, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 है। तो क्या तरीका है जिससे वो ये बता दें कि मैं जो कोऑर्डिनेट कैमरा देख रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो मेरे रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करके वैल्यूज़ कैसे बताएगा, यानी कि एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालेगा वो। इसके लिए हमारे पास ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको समझते हैं, पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P है, P का O के रिस्पेक्ट जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है, P का O डैश के रिस्पेक्ट जो वेक्टर हमने माना है जिसकी वैल्यू में निकालनी है वो R डैश वेक्टर है। ध्यान रखना इसमें हमें R डैश निकालना है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। R डैश हमने को निकालना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि मैंने 6 बोली थी वो कितनी है, R नोट वेक्टर है। तो आपको पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या आएगा, R डैश की वैल्यू पर आराम से निकाल सकते हो। R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। बस इतना सही टॉपिक था ये, वो इसकी हेल्प से बता देगा कि R डैश की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि X डैश, Y डैश, Z डैश की वैल्यू कैसे आएगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। मान लो ये पार्टिकल जो है ये फिक्स नहीं है, ये चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि ये तो 5 मीटर पर सेकंड के मोशन से मूव कर रहा है, तो साथ वाला जो पर्सन है या बंदा है वो भी क्या यही बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है? नहीं, उसको इसकी स्पीड कुछ अलग दिखाई देगी, वो कुछ और बोल देगा इसको। कैसे बोलेगा देख लेते हैं।
इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने पर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है कि वो कुछ और बोलेगा या सेम बोलेगा। इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी। इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या, डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। और इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे डी आर नॉट ओवर डी टी आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स है। हम दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। फिक्स होगी तो मेरे लिए जो पार्टिकल की वेलोसिटी है या कण की गति वेग है, दूसरे के लिए भी सेम ही रहेगी, वो भी इसको 5 मीटर पर सेकेंड ही बोलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और अब बात करते हैं एसिलेरेशन की। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो एसिलेरेशन भी सेम ही माना जाएगा। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट तो दोनों में क्या आएगा, ए डैश इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने ये माना था कि दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, ये भी चल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और दूसरा जो बंदा है वो ट्रेन में बैठा है, और दोनों के दोनों किसको देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं। तो उस केस में कोऑर्डिनेट कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो ट्री के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, वो ट्री का मोशन कैसे निकालेगा। चलो ट्री तो मोशन नहीं करता, बर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ, दूसरा बंदा ट्रेन में है या बस में मान लेते हैं, चलो हम दोनों एक बर्ड को देख रहे हैं, मैं भी इस बर्ड को देख रहा हूँ, वो भी इस बर्ड को देख रहा है। बर्ड की कोई ना कोई स्पीड होएगी, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि ये बर्ड तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। इसकी बस खुद चल रही है, यहाँ पे बस की भी कोई ना कोई स्पीड है, मान लेते हैं वी है, कैपिटल वी, ठीक है ना। और इस बर्ड की स्पीड को मैं तो कह रहा हूँ यू है, और ये जो बस में जो बैठा है बंदा ये कहता है कि नहीं इसकी स्पीड यू डैश है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन होएगा, यू डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जबकि हमें गिवन क्या है, यू गिवन है और इसकी बस की स्पीड वी गिवन है। तो यू डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि वो कैसे बताएगा कि एग्जैक्ट वेलोसिटी कैसी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है एक समान आपेक्षिक स्थानांतरण गतिशील निर्देशों के निर्देशांक। तो इसके बाद कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटेड मोशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के इसमें क्या है, एक टाइम चल रहा है या वेलोसिटी है, एक रिलेटिव मोशन है आपस में, यानी कि एक रुका हुआ है एक चल रहा है, या दोनों कुछ अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो उस केस में सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो हमारा सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि रेड कलर से शो करता हूँ मैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल वी है, ओके कैपिटल वी। और स्टार्टिंग में मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना एक ही पोजीशन पे थे। हालांकि यहाँ पे दोनों बस और जो बंदा था वो एक पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम एक बार ये मान लेते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या स्टार्टिंग में सेम जगह थे, यानी कि ब्लू वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों क्या है एक ही पोजीशन पे थे शुरू में, जब टी क्या था 0 था। थोड़ी देर बाद आफ्टर टी टाइम हुआ क्या, फर्स्ट फ्रेम तो वही का वही है, सेकंड फ्रेम थोड़ा सा आगे निकल गया, ओके। और ये जो आगे निकला है फ्रेम, ये क्यों आगे निकला है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इसमें वेलोसिटी क्या थी, इसकी v थी, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी। और ये बात चल रही है जब t इक्वल्स टू टी था, जब t इक्वल्स टू टी हो गया यानी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ब्लैक कलर की जो लेंथ खींची है मैंने, इसकी डिस्टेंस क्या होएगी या दूरी क्या होएगी। तो आपको पता ही है, अगर वेलोसिटी को टाइम से इंटू दिया तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी कि वेग को समय से इंटू कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू होगी vt। समझ आ गया आपको ये, यानी ये डिस्टेंस कितनी vt है। तो अब डायग्राम समझ लेते हैं इसका। चलिए यहां देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इसकी v है, यहाँ पे स्पीड इसकी v डैश है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी।
कैपिटल वी टी। अब इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आर नोट की जगह आपको क्या लिखना है, वी टी लिखना है। तो इधर आर नोट की जगह क्या आ गया, वी टी आ गया। वी टी आ गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया क्या, पोजीशन का। यानी हम ये बता सकते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो दूसरा जो बंदा खड़ा है वो उसके कोऑर्डिनेट क्या बताएगा आफ्टर टी टाइम। यानी मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है वो भी यहीं खड़ा है, वो भी कहता है 2,3 है। लेकिन दूसरा बंदा मोशन में है, थोड़ी देर बाद यानी 5 मिनट बाद क्या हुआ, वो बंदा वहाँ पहुँच गया थोड़ी दूर, या पर्सन थोड़ा दूर चला गया। मैं तो अभी भी कहूँगा कि कोऑर्डिनेट क्या है कैमरे के 2,3 हैं, लेकिन वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि कोऑर्डिनेट जो है ना कैमरे के वो है 2,3 माइनस वी टी। वो रिजल्ट क्या देगा, 2,3 माइनस वी टी देगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। यानी इस इक्वेशन के हेल्प से वो बता सकता है कि क्या पोजीशन है। अब इसमें आगे एक और केस लेके चलते हैं कि मान लो फ्रेम तो वेलोसिटी v से मूव कर ही रहा है और यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी है। उसकी वेलोसिटी क्या लेके चल रहे हैं, u लेके चल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि कैमरा है या कोई ऑब्जेक्ट है या बर्ड है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। दूसरा बंदा रुका हुआ नहीं है, वो भी चलता जा रहा है, वो खुद भी चल रहा है और उसको क्या बताना पड़ेगा कि बर्ड की स्पीड कितनी है, बर्ड की वेलोसिटी कितनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डी आर डैश ओवर डी टी, इसका आ जाएगा डी आर ओवर डी टी, और इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। ये कैपिटल वी वेक्टर है। डी आर ओवर डी टी को हम क्या राइट कर सकते हैं, यू डैश राइट कर सकते हैं, और डी आर ओवर डी टी को हम क्या राइट करेंगे, यू राइट करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यू डैश इक्वल्स टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ कि बर्ड की स्पीड u है, तो वो साथ वाला बंदा जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कहेगा बर्ड की स्पीड कितनी है, v डैश है। फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि जो पक्षी है, बर्ड है, उसकी स्पीड u वेक्टर है। दूसरा बंदा जो खुद चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है, कैपिटल v की स्पीड से चल रहा है, वो कहेगा कि बर्ड की स्पीड कितनी है, u डैश है। और आपस में हमारा रिलेशन क्या होगा, u डैश इक्वल्स टू u माइनस वी टी, सॉरी u डैश इक्वल्स टू u माइनस v। इसके बाद करते हैं एक्सीलरेशन की। इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली डेरिवेटिव करके निकालेंगे, अवकलन करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे वापस से तो ये बन जाएगा a डैश, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये बन जाएगा a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0। मैंने यहाँ दिखा रखा है 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम जो सेकंड फ्रेम है ना उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, नियत थी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या थी, फिक्स थी। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से रिजल्ट ये निकलता है, सिंपल वे में समझें कि जो बर्ड है जिसको मैं कहता हूँ कि ये बर्ड है ना, ये a एक्सीलरेशन से चल रहा है, इसका त्वरण a है। दूसरा बंदा जो खुद मोशन में है, दूसरा पर्सन जो है, सेकंड पर्सन जो खुद मोशन में, गति में, वो भी यही कहेगा कि उस बर्ड की जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो a है। यानी कि हमारी दोनों स्टेटमेंट में वापस जाता हूँ, हम क्या करेंगे, मेरे लिए r अलग था, उसके लिए r डैश अलग था, मेरे लिए u अलग था, उसके लिए u डैश अलग था, लेकिन हम दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होएगा। अगर मैंने कह दिया ना कि उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो बंदा या पर्सन मोशन कर रहा है वो भी यही कहेगा कि बर्ड का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो ये बहुत ही फैबुलस रिजल्ट है यहाँ पे कि हमारे उस बर्ड के लिए पोजीशन वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा दोनों के लिए सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों रुके हुए हैं, लेकिन जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो थोड़ा सा रोटेट हो गया। मैं यहाँ डायग्राम बना के समझा देता हूँ, वैसे बना पड़ा है तो, लेकिन समझने के लिए दोबारा बनाते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, थोड़ा सा रोटेट हो गया। कितना रोटेट हो गया, थीटा एंगल से।
तो ये एंगल भी थीटा होएगा, ये एंगल भी थीटा होएगा और ये एंगल भी थीटा होएगा। ओके, तो ये जो ब्लू वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके लिए कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z है। और जो रेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, z डैश है। अब हमें इनके बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कि अगर मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं इस कैमरे के कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, साथ वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया, वो उसको भी इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। उसको ये तो पता है कि मैं 30 डिग्री रोटेट हो गया या इंक्लाइंड हो गया, लेकिन वो ये कैसे बताएगा कि कैमरे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वो कैमरे के कोऑर्डिनेट x, y, z नहीं बताएगा, वो कोऑर्डिनेट कुछ और बताएगा, और वो कुछ और क्या है उसको निकालने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले आपको जितना कराया उतना नोट कर लो, फिर मैं इसको स्टार्टिंग से समझाऊंगा।